शमशेर की बदली हुई सूरत देखकर दिलाराम खौफ से सहम गई। सांगा जंगल का खून आशाम वाक़या सुनते ही वो हैरत अंगेज तौर पर सर से पांव तक यकसर बदल गया था। वो महसूस कर रही थी इस वक्त नौरोज़ ख़ानदान का वारिस सल्तनत शहजादा खुर्रम ज़ीशान नहीं, बल्कि उसके सामने सांगा जंगल का कोई खूनी दरिंदा खड़ा है। जिंदगी में पहली बार वो अपने महबूब शहजादे से इस तरह दहशतज़दा हुई थी। उसने महसूस कर लिया वो कोई अच्छा इरादा नहीं रखता और आनन फानन कहर के देवता में तब्दील हो गया है, लेकिन वो इस अचानक तब्दीली की वजह समझने से कासर थी। शमशेर की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। वो अपने खौफनाक इरादे पर फौरी अमल न कर सका या तकदीर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। 16 बार नज़रों से दिलाराम को यूं घूरा जैसे उसकी मौत का हुक्म सुना दिया गया हो। फिर किसी दरिंदे की तरह गौर्रा कर पूछा, तुम हमारे बारे में और क्या क्या जानती हो? दिलाराम को ये सवाल उसकी बदली हुई सूरत ही की तरह अजीब और ख़तरनाक मालूम हुआ। उसे ये तवक्को हरगिज़ न थी 5 साल के अरसे में वो इस कदर बदल जाएगा। अचानक ख्याल आया वो वली अहद की एक ऐसी कमज़ोरी से आगाह हो चुकी है जिसके इंकिशाफ पर सफदर नगर में क़यामत बर्पा हो सकती है। नौरोज़ ख़ानदान की 300 साल तारीख़ में ये पहला मौका था जब एक वली अहद अपनी शाही अंगूठी और इम्तियाजी अलामत खो बैठा, और ये गैर मामूली वाक़या उसे तख्त ताज से भी महरूम कर सकता था। इस वक्त सिर्फ दिलाराम इस कमज़ोरी से आगाह थी और उसकी एक जुम्बश लब वली अहद की तकदीर का फ़ैसला कर सकती थी। अपनी इस हैसियत और अहमियत को समझ लेने के साथ ही वो भी बदल गई। उसने किसी कदर जुर्रत व हिम्मत से काम लेकर जवाब दिया, शहजादे आली, ये पूछिए कनीज़ आपके बारे में क्या कुछ नहीं जानती? दिलाराम के बदले हुए लहजे ने गज़बनाक शमशेर को हैरान कर दिया। हम इस बात की वजाहत चाहते हैं, तुम्हें हमारे मुतालिक ये बातें कैसे मालूम हुई? दिलाराम फैसला कर चुकी थी वो उससे मरऊब न होगी। उसने जवाब दिया, बहुत सी अनकही अनदेखी बातें आपसे आप मालूम हो जाती हैं। शाही महल में तो क्या, सफदर नगर की पूरी रियासत में होने वाला कोई वाक़या, कोई हादसा मुझसे मख्फी नहीं रहता। आपने शाही अंगूठी का वाक़या मुझसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन ज़रा ये तो बताइए कि क्या थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस हकीकत से आगाह नहीं कर दिया था कि आप अपनी तकदीर खो आए हैं? शमशेर उसे हैरत पाश नज़रों से देखने लगा। थोड़ी देर बाद दिलाराम ने गुमशुदा मोहर का इंकिशाफ करके फिल वाक़या उसे दम बखुद कर दिया था। तो क्या शाही महल की कनीज़ ख़ास पुर इसरार और मख्फी उमूर को समझ लेने का इल्म रखती है? दिलाराम ने उसे अपनी हैसियत और अहमियत से आगाह कर देना ज़रूरी समझा। साहिब आलम, ये न भूलिएगा, अब मेरे बगैर आप अपनी वली अहदी का बरम भी कायम नहीं रख सकते, क्योंकि आप अपनी तकदीर खो चुके हैं। अगर किसी को शुबा हो गया तो शाही महल में क़यामत आफरी बोंचाल आ जाएगा। लाची खान के मशवरे पर अमल करके आप पहले ही एक गलती कर चुके हैं। वज़ीर सल्तनत शब्बानी बाबा, सिपा सलार रुस्तम खान और दारोगा महल खूबसूरत बेग के अलावा कसर ज़ीशान के ग़ुलामों और कनीज़ों के दिल में कई अंदेशे जाग उठे हैं। अगर शाही अंगूठी की गुमशुदगी का अफसाना खुल गया तो शायद ताजपोशी की तकरीब भी मुनक़िद न हो सके। लोगों की उंगलियां आप पर उठेंगी, आप मलामत का निशान बन जाएंगे। हत्ता कि मलका जहां का दामन शफ़क़त भी आपको नौरोज़ ख़ानदान के बुजुर्गों की अक़ूबत से पनाह न दे सकेगा। लेकिन पूरे सफ्तर नगर में सिर्फ एक हस्ती आपको इन तमाम ख़तरात से बचा सकती है, और वो आपके सामने खड़ी है। शमशेर के होंठों पर जैसे एक चीख सी उभरी, दिलाराम। दिलाराम उसी पुर इसरार लबो लहजे में बोली, हाँ मैं। आपके माथे पर हैरत की शिकन क्यों उभर आई? आंखों में तहय्युर की बिजलियाँ क्यों खोने लगी? शहजादा आली, पूरे सफदर नगर में सिर्फ मैं जानती थी आप अपनी तकदीर खो आए हैं, और इस पूरे सफदर नगर में ये भी सिर्फ मैं जानती हूँ आपकी गुमशुदा तकदीर कहाँ और किसके पास है। हाँ, मैं और सिर्फ मैं ये सब कुछ जानती हूँ और बता सकती हूँ गुमशुदा अंगूठी आपको किस तरह वापस मिल सकती है। दिलाराम ने ये बातें कुछ ऐसे पुरवसूक और यकीनी अंदाज में कहीं जैसे कोई नादीदा और पुरअसरार ताकत उसकी रहनुमाई कर रही हो। शमशेर जो चंद लम्हे पेशतर उसके मुतालिक इंतहाई ख़तरनाक फैसला कर चुका था, अब हैरत ज़दा, वहशत ज़दा, दहशत ज़दा सा कड़ा उसे यूं देख रहा था जैसे वो शाही महल की कनीज ख़ास दिलाराम नहीं, बल्कि अलिफ लैला की कोई हसीन साहिरा या कोई गैर अर्जी रूह थी जो किसी तिलिस्मी चिराग या नक्श सुलेमानी के बजाय नौरोज़ ख़ानदान की शाही अंगूठी के ताबे हो। और जिस तरह जिन व परी अचानक अदम से वजूद में आ जाते या गैर अर्जी रूहें पलक झपकने में अपना रूप तब्दील कर लेती हैं, उसी तरह वो भी अचानक यकलख्त अपनी हैयत और अपना लब लहजा बदल सकती है।
تھوڑی دیر پہلے جس طرح وہ خود بدل گیا تھا اسی طرح اب دلارام بھی اسے بدلی بدلی سی نظر آ رہی تھی۔ اس کی باتوں نے شمشیر کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ سوچ رہا تھا شہزادہ خرم تو سانگا ندی میں ڈوب مرا اور مچھلیوں کی خوراک بنا تھا، اس کی شاہی انگوٹھی بھی یقیناً غر کے دریا ہوئی یا کسی مچھلی کے پیٹ میں اتر چکی ہوگی، لیکن دلارام نے دعویٰ کیا تھا وہ جانتی ہے گمشدہ انگوٹھی کہاں اور کس کے پاس ہے۔ شمشیر کے نقطۂ نظر سے یہ ایک حیرت انگیز اور انہونی بات تھی۔ وہ اسے مسحور اور حیرت زار نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کپ کپاتی آواز میں بولا، دلارام کیا واقعی تم جانتی ہو انگوٹھی کہاں ہے؟ آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آیا؟ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ اس نے دیوار سے آویزہ تیغ و نیام اتار لی اور پلٹ کر اسے شمشیر کی طرف بڑھا دیا۔ شمشیر حیران تھا وہ کیا چاہتی ہے۔ آخر دلارام نے مہر سکوت توڑ دی۔ شہزادہ علی تیغ نیام سے باہر نکالیے۔ شمشیر نے کسی سحرزدہ انسان کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کی اور ایک ہی جھٹکے میں تلوار نیام سے کھینچ کر الف کر دی۔ یہی تلوار اگر تھوڑی دیر پہلے اس کے ہاتھ لگ جاتی تو اس وقت تک دلارام کی لاش بھی ٹنڈی ہو چکی ہوتی، لیکن ہوشیار کنیز نے نہ صرف سانگا جنگل کے وحشی درندے کو رام کر لیا بلکہ یہی تلوار اب اس کی گردن پر رکھ دی تھی۔ اچانک اس نے پوچھا، صاحب عالم تلوار بہادروں کا زیور ہے، اگر میں یہ کہوں آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں سونے کی چھڑی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ شمشیر کے متحیر چہرے پر اچانک مسکراہٹ بکھر گئی۔ عملی جواب تو یہ ہوگا ہم یہی تلوار تمہارے جسم میں اتار دیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے یہ سونے کی چھڑی نہیں لوہے کی تلوار ہے جو انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ مگر دوسرا جواب یہ ہے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، آزما سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ اس تلوار کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح میں نوروز خاندان کی گمشدہ تقدیر کو دیکھ رہی ہوں، اس خات کو دیکھ رہی ہوں جس نے وہ انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ میں اسے چھو سکتی ہوں، پکڑ سکتی ہوں، آپ کے حضور پیش کر سکتی ہوں۔ دلارام کے ان الفاظ نے شمشیر پر سحر سامری سے بھی کہیں بڑھ کر اثر کیا۔ پٹھی پٹھی نظروں سے یوں دیکھنے لگا جیسے سچ مچ اس پر جادو کر دیا گیا ہو۔ ذہن پر پھر ایک بار یہی سوال ابھرا، کیا دلارام واقعی کوئی ساحرہ ہے؟ اس پر ایک انجانا سا خوف طاری ہو گیا۔ کتنی خطرناک، کس قدر پر اسرار ہے یہ کنیز خاص۔ وہ ایسی باتیں بھی جانتی ہیں جو انسان کی دسترس سے دور اور انہونی ہے۔ شمشیر اس کی حیثیت سے بے حد متاثر ہو گیا کیونکہ ایک وحشی ڈاکو اور نڈر انسان ہونے کے باوجود وہ پرلے درجے کا ضعیف الاعتقاد بھی تھا اور نظر نہ آنے والی تہماتی طاقتوں سے ڈرتا تھا۔ اس نے جیسے حالت نرم میں سوال کیا، تو تم اسے ہمارے حضور پیش کرنے کا وعدہ کرتی ہو؟ شہزادہ علی میں نے گمشدہ انگوٹھی کی باریابی یا اس کی نشاندہی کا وعدہ کیا ہے، اس ہستی کو شاہی گرفت میں دینے کا پائمان نہیں کیا جس کے ہاتھ میں آپ کی تقدیر چمک رہی ہے۔ ایک لمحہ ٹھہر کر وہ پھر بولی، آپ کو وعدہ کرنا ہوگا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ شمشیر نے اس معمول کی طرح جو کسی عمل کی ٹرانس میں ہو وعدہ کیا کہ اگر اسے شاہی انگوٹھی مل جائے تو وہ نہ صرف اپنے وعدے کا پابند رہے گا بلکہ دلارام کو انعام و اکرام سے مالا مال بھی کر دے گا۔ اس نے کہا، دلارام جب تم ہمارے راز کی اخفاء کا وعدہ کرتی ہو تو ہمیں بھی تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ ہم تمہارے منصب میں اضافہ کریں گے، تمہیں بیش بہا انعامات دیں گے اور تم سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں گے۔ کنیز تحریر چاہتی ہے۔ شمشیر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ایک پارچہ پر عبارت لے کر اپنے دستخط کر دیے۔ چند روز میں اس نے شہزادہ خرم کے طرز خط کی کافی مشق کر لی تھی۔ دلارام نے پارچہ سنبھالا، جھک کر شکریہ ادا کیا اور بولی، ولی عہد کی مہر خاص کے بغیر یہ تحریر کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن جب شاہی انگوشتری مل جائے گی سب سے پہلی مہر اسی حلق پر ثبت ہوگی۔ ہمیں منظور ہے۔ شمشیر کسی سحرزدہ آدمی کے مانند اس کی ہر بات تسلیم کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، مگر انگوٹھی کب تک مل جائے گی؟ صرف چند روز کی مہلت چاہتی ہوں۔ اس کے بعد دلارام نے رخصتی سلام کیا اور شمشیر کو ورطہ حیرت میں گم چھوڑ کر فاتحانہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھی۔ جو ہی اس نے غلام گردش میں قدم رکھا ٹھٹک کر رہ گئی۔ سامنے کچھ فاصلے پر ولی عہد خرم کا یار غار اور دربار صفدر نگر کا جوان سال مصاحب ظریف کماندار کھڑا تھا۔ یہ امر خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ دلارام نہ صرف اسے پسند کرتی بلکہ اس کے خواب بھی دیکھ چکی تھی۔ گزشتہ ایک ماہ سے وہ اپنی علالت کے باعث نہ تو صفدر نگر آ سکا نہ دلارام اسے مل سکی۔ وہ یہ تو جانتی تھی ظریف کماندار بیمار ہے، مگر اس کا خیال تھا ولی عہد کی مراجعت وطن پر ضرور صفدر نگر آئے گا۔ اسے کیا خبر تھی ظریف خواہش کے باوجود دارالحکومت آنے سے معذور تھا۔
बीमारी ने उसे बेहद निढाल कर दिया था। शहजादे की वापसी पर कई दिन गुजरने के बाद भी जब वो सफदरनगर न आया तो दिलाराम की तशवीश बढ़ने लगी। लेकिन शाही महल में पै दर पे कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए थे कि वो पुरसान हाल की खातर कोई कासद भी न बेच सकी। अब उसे खिलाफ तवक्को और अचानक शाही महल में देखकर हैरत व खुशी की तस्वीर बन गई। जाहिर है ज़रीफ कमांडर अपने अजीज दोस्त और आका शहजादा खुर्रम ही से मिलने आया होगा, मगर वो तवील बीमारी से वाकई बहुत कमज़ोर हो चुका था। हंसती मुस्कुराती आंखों के नीचे स्याह हल्के से पैदा हो गए थे। कमांडर, वो उसे हमेशा इसी नाम से मुखातब किया करती थी। उसकी आवाज़ कपकपा रही थी। मेरा ख्याल था शायद तुम मुझे भूल चुकी हो। नहीं कमांडर, मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम न लगाओ। जब तुम जश्न दरबार पर भी न आए तो मैं बहुत परेशान हो गई। अयादत करने की कसूरवार ज़रूर हूँ, भूलने की नहीं। ज़रीफ कमांडर ने उसकी बात कता करते हुए कहा, खैर छोड़ो, अब मैं पहले से बहुत ठीक हूँ। आओ, तुम्हारे साथ बहुत बातें करनी है। मगर क्या, वो कहना चाहती थी, इतने दिनों बाद आए हो, क्या शहजादा आली से मिले बगैर लौट जाओगे? कि अचानक अकब से आवाज़ आई, दिलाराम। दोनों ने बैक वक्त मुड़ कर देखा। दरवाजे पर शमशेर कड़ा ज़रीफ कमांडर को घूर रहा था। दिलाराम ने गर्दन खम करते हुए कहा, शहजादा आली, ये कौन है? शमशेर ने ज़रीफ कमांडर की तरफ इशारा किया। दिलाराम समझी शायद वो अपने दोस्त के इतने दिन बाद आने पर तंज कर रहा है, मगर शमशेर की आंखों में अजनबियत के आसार और चेहरे पर नाखुशगवारी के साए साफ नजर आ रहे थे। गैर इरादी तौर पर दिलाराम की जुबान से निकल गया, क्या आप नहीं जानते साहिब आलम? उसके लहजे में हैरत थी। शमशेर कुछ कहने ही वाला था कि ज़रीफ कमांडर दिलाराम से मुखातब होकर बोला, नहीं दिलाराम, भला शहजादा आली मुझे कैसे जान सकते हैं? पहले कभी मुलाकात का मौका भी तो नहीं मिला। फिर शमशेर की तरफ झुककर कोरनश अदा करते हुए कहने लगा, शहजादा आली, मेरी खुशकिस्मती है, आज आपके दीदार नसीब हो गए। बड़ी ख्वाहिश थी हुजूर को देखने की। दिलाराम कई बार आपका जिक्र कर चुकी थी। मैं दरअसल दिलाराम का खाला का लड़का अब्दुल मनान हूँ। ओह अच्छा, शायद तुम दिलाराम से मिलने आए हो। दिलाराम, हमें अफसोस है हम तुम्हारे खालाजाद भाई को पहचान न सके। साहिब आलम, इसमें अफसोस की कौन सी बात है? अगर आपने पहले कभी देखा होता तो मुझे ज़रूर पहचान लेते, लेकिन अब गुलाम को याद रखिएगा। ज़रूर याद रखेंगे, शमशेर ने यकीन दिलाया। तुम हमारी कनीज खास के भाई हो, भला तुम्हें क्यों कर बुला सकेंगे? इज्जत अफजाई का शुक्रिया साहिब आलम, ज़रीफ कमांडर ने झुक कर कहा। दिलाराम हैरत पाश नज़रों से शमशेर को यूं देख रही थी जैसे वो कोई पैकर ख्याल, भूत या बदरू हो। क्या ये मुआमा ताजुब खेज नहीं था कि शहजादा खुर्रम अपने अतालिक के फर्जंद और बचपन के दोस्त ज़रीफ कमांडर को न पहचान सके? इंतहाई हैरत ये कि कमांडर ने अपना तारुफ उसकी फर्जी खाला के फर्जी लड़के अब्दुल मनान के नाम से कराया और वली अहद को उस पर ज़रा ताजुब न हुआ। आखिर ये क्या राज था? दो पुराने दोस्त एक दूसरे से यूं अजनबियों की तरह क्यों मिले थे? अचानक शमशेर ने महसूस किया दिलाराम की निगाहें उसके जिस्म में नोक खंजर की मानिंद चुभ रही हैं। उसकी नज़रें फिल वाक़या कुछ कह रही थी, मगर शमशेर उनकी जुबान न समझ सका। वो उसकी पुरइसरार शख्सियत से इस कदर मरऊब हो चुका था कि उसकी हैरत पाश इस्तेजाब बदोश निगाहों से घबरा कर यकलख्त पलटा और ये कहकर कमरे में लौट गया, दिलाराम, हमें तुम दोनों की मुलाकात में मुखल नहीं होना चाहिए था। कनीज तस्वीर हैरत बनी उसे पर्दों के पीछे गुम होते देखती रही। ज़रीफ कमांडर ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। वो फर्त हैरत से कपकपाती हुई आवाज में बोली, कमांडर, ये क्या हुआ? सब ठीक है जाने मन, मेरे साथ आओ। उसने मुस्कुराकर दाईं आंख दबा दी और दिलाराम का हाथ तामे एक तरफ चल पड़ा। कसरे जीशान की तवील और पेच खम काती गुलाम गर्दशों और हिलाली मेहराबों के दरमियान गुजरते हुए दिलाराम ने महसूस किया जैसे वो ख्वाबों की दुनिया में चल रही हो, शहर व तिलिस्म की अजीब व गरीब सरजमीन में पहुंच गई हो। आज उसे शाही महल की मानूस दीवारें, देखी बालें गुलाम गर्दशें, खूबसूरत मेहराबें और अपनी पसंदीदा जालियां अजनबी, अनजानी और अजीब अजीब सी लग रही थी। हत्ता के शहजादा खुर्रम जीशान, ज़रीफ कमांडर और अपने साथ महल की तमाम कनीज़ों के वजूद को ख्वाब ख्याल की परछाइयाँ सी महसूस हो रहे थे। वली अहद और कमांडर की मुलाकात अलिफ लैला की किसी तिलिस्मी कहानी से कम हैरत अंगेज न थी। दोनों चुपचाप मोहर बलब शाही महल के दीवारों तले यूं चले जा रहे थे जैसे वो खुद भी दो मुतहरक साए ही थे। दिलाराम ने महसूस किया वो मौत के हाशिए पर घूम रही है। दिलाराम को अपनी नब्जों की हरकत डूबती हुई महसूस होने लगी।
आंखों के आगे दबीस अंधेरों की दीवार खड़ी हो गई। तारीक रात में जैसे टूटते सितारे और शहाबी रोशनी की लकीरें छोड़ते पलक झपकने में गायब हो जाते हैं, उसी तरह उसकी नज़रों के तारीक दायरों में हैरत व इस्तेजाब के शहाबिये तिलिस्मी शरारों की मानिंद बाकी फिर रहे थे। ज़रीफ कमांदार ने शमशीर डाकू की हकीकत मुनकशिफ करके उसे नक्शे हैरत बना दिया था। वो अपने कमरे में आते ही यूं निढाल सी होकर बिस्तर पर गिर पड़ी थी, गोया हजारों मील की मुसाफत तय करके आई हो। उसके अकब में ज़रीफ कमांदार ने दरवाज़ा बंद करके होड़ा लगा दिया, फिर उसके सामने इस तरह बैठ गया जैसे दिलाराम की तीमारदारी का फ़र्ज अदा करने आया हो। कनीज़ खास की आंखों में तखीर की बिजलियां खोंद रही थी। उसने पूछा, कमांदार, तुम शहजादा अली से बेगानों की तरह क्यों मिले हो? मगर वो शहजादा कहाँ है? क्या मतलब? दिलाराम बिस्तर से यूं उछल कर खड़ी हो गई जैसे कोई कठपुतली जो तमाशा गर की उंगली पर बंधे हुए तार की एक ही जुम्बश से जादू की मानिंद नाच उठी हो। वफूर हैरत से उसकी आंखें तारा सी बंद कर रह गईं। कमांदार ने उसकी हैरत में मजीद इजाफा कर दिया था, अगर वो शहजादा खुरम होता तो मुझे पहचान न लेता। फिर वो थूक निगलते हुए बोली, वो खुरम नहीं, शहजादा नहीं, क्या बकते हो? आने वाला वक्त सब कुछ बता देगा। फिर वो कौन है? दिलाराम के होंठों पर गैर इरादी गैर अख्तियारी तौर पर एक चीख सी तड़प कर रह गई। ज़रीफ कमांदार ने फौरन उसके लबों पर हाथ रख दिया और सरगोशी के लहजे में बोला, अपनी और मेरी मौत को आवाज़ देकर न बुलाओ। अगर उसे ज़रा भी शुबा हो गया तो हमारे सर तन से जुदा कर दिए जाएंगे। वो सांगा जंगल की बदरू मौत का फरस्तादा शमशीर डाकू है, जिसकी शक्ल हैरत अंगेज तौर पर शहजादा खुरम से मिलती है। इस तहरीर खेज इंकशाफ पर शाही कनीज के कानों में मौत की घंटियां से बज उठी थी। हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। शमशीर डाकू शहजादा खुरम के रूप में किस कदर लर्जा अंगेज हकीकत थी। ज़रीफ कमांदार ने मध्यम आवाज में, जो बमुश्किल एक गज तक सुनी जा सकती थी, मुतहिर व शशदर कनीज को उस पूरी दास्तान से आगाह कर दिया जो शहजादा खुरम को सांगा जंगल और गोना बस्ती में पेश आई थी। वो डाकुओं के नरगे से निकलकर किस तरह गोना बस्ती के सरदार के घर पहुंचा, कैसे नीली ने उसकी पुरखलूस तीमारदारी की और 4 रोज के बाद जब सफदर नगर आया तो क्यों कर उसकी दुनिया लुट चुकी थी। फिर उसने जश्न दरबार से लेकर सुरंग के रास्ते शाही महल तक पहुंचने और मलका जहां के नाम पार्चा छोड़ने के अलावा शमशीर डाकू से शमशीर डाकू ही बनकर टक्कर लेने की पूरी रुदात सुना दी। दिलाराम पत्थर की तरह साकत दुजामद महर बलब बैठी थी। शहजादा खुरम की कहानी अलिफ लैला की होशरुबा तिलिस्मी दास्तानों से कहीं बढ़कर हैरत अफजा थी। अब उस पर यह राज भी अफशां हो गया था। नंबर 1, महल में आकर वली अहद से मुतअद्दिद गलतियां क्यों सरजद हुई थी। नंबर 2, उसकी आवाज़ अजनबी सी क्यों लगती थी। नंबर 3, खिलाफ तवक्को वो शहजादी गुलबानों पर मेहरबान क्यों हो गया था। नंबर 4, उसने वजीर सल्तनत शबानी और सिपा सलार रुस्तम खान को बरतरफ करके लाची खान और तैमूर के तकर्रुर के परवाने क्यों जारी कर दिए थे। इन उमूर की वजाहत के साथ ही गोना बस्ती के सरदार की हसीन बेटी नीली की मोहब्बत और शाही अंगूठी की गुमशुदगी का पुरइसरार मुअम्मा भी आप से आप हल हो गया, जिसने दिलाराम को परेशान कर रखा था। जब उसने पूछा, शहजादे आली जिंदा व सलामत हैं तो शाही महल में आकर इस अय्यार डाकू और बहरूपिये का राज फाश क्यों नहीं कर देते और अपने तख्त व ताज क्यों संभाल नहीं लेते, तो जवाब में ज़रीफ कमांदार ने पेश आने वाले अंदेशों और खतरों का इजहार करके उस पर दहशत थारी कर दी। नरगे में आया हुआ खूनी दरिंदा जब अपनी मौत को करीब देखता है तो जान बचाने की खातिर दूसरों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। सबसे बड़ा खतरा ये था, कहीं बेत कुल जाने के खौफ से डाकू मलका जहां शहजादी गुलबानो और दिलाराम की जिंदगियां ख़त्म न कर दे, और शहजादा खुरम ये खतरा मोल लेने पर आमादा न था। इलावा अजी वो शमशेर की बेखबरी में उसे साजिश के तमाम मोहरों समेत अचानक गिरफ्तार कर लेना चाहता था। दिलाराम को शाही महल की दीवारों से खौफ आने लगा। उसने भी ज़रीफ कमांदार को नीली की आमद, शाही अंगूश्तरी और मोहर खास के सिलसिला में अपने और शमशेर के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू से आगाह कर दिया। कमांदार यूं उछल कर पीछे हटा जैसे दिलाराम ने उसके बदन में जहरीली सुई चुबो दी हो। तो तुमने नीली की कहानी सुनाकर उसे बता दिया कि जख्मी शहजादे ने सरदार ही के घर में पनाह ली और वो जिंदा बच गया था। दिलाराम ने जवाब दिया, ये महज इत्तेफाक ही था। उसने जख्मी शहजादे का जिक्र गोल कर दिया और नीली से सुनी हुई कहानी का सिर्फ इब्तिदाई हिस्सा बयान करके उसका रद्द अमल जानने की कोशिश की, क्योंकि उसका ख्याल था नीली की दास्तान मोहब्बत गलत नहीं और शहजादा ने उसे अंगूठी खुद पहनाई है।
جبکہ شمشیر کسی سفری رومانس سے بالکل ہی انکار کر رہا تھا۔